और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से बड़ी खबर के साथ, जहां आडवाणी के घर पहुंचे हैं अमित शाह। जी हां, मुरली मनोहर जोशी से भी मुलाकात की है और उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने के लिए पहुंचे हैं अमित शाह। ऐसा माना जा रहा है कि घोषणा पत्र जारी करने के बाद बुजुर्गों से मुलाकात करेंगे और इसी के तहत उन्होंने सबसे पहले मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। उसके बाद अब लालकृष्ण आडवाणी के घर गए। कार्यक्रम में जोशी और आडवाणी दोनों नेताओं को इस बार चुनाव लड़ने से रोका गया था और ये माना जा रहा था कहीं ना कहीं दोनों इस वक्त खफा हैं। जो वरिष्ठ नेता हैं वो तमाम नेता खफा हैं और उनको मनाने की कवायद में इस वक्त माना जा रहा है कि मुलाकात का जो दौर है वो चल पड़ा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शंकर आनंद इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं। लालकृष्ण आडवाणी के घर के बाहर वो मौजूद हैं। शंकर, क्या माना जाए, आज मैनिफेस्टो जारी हुआ, वहां भी दोनों नहीं पहुंच पाए, अब क्या? जाहिर सी बात है कि स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है पार्टी अध्यक्ष की ओर से। निश्चित तौर पे देखिए, अक्सर देखा जाता है कि जिस तरह से घोषणा पत्र जब भी जारी होता है तो अपने जो सीनियर जो लीडर्स होते हैं वो अक्सर मंच पे होते हैं, लेकिन इस बार मंच से ना लालकृष्ण आडवाणी वहाँ पे दिखे, ना मुरली मनोहर जोशी दिखे, या बात करें अगर लोकसभा अध्यक्ष जो अभी जो है बकायदा कई जो ऐसे वरिष्ठ जो नेता हैं बकायदा वो नहीं दिखे। खासकर इसमें लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की अक्सर चर्चा होती है, क्योंकि अक्सर ये पिछले कई सालों से बकायदा भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं। तो आज उन्हीं को मनाने के लिए और बकायदा उनको विश्वास में लेने के लिए आज अमित शाह उनके आवास पे पहुंचे। पिछले 20 मिनट से उनके आवास पे हैं और यहाँ पर बैठक बकायदा चल रही है। जो चुनावी रणनीति है बकायदा हो सकता है उस पर भी चर्चा हो, और ख़ास तौर पर जहाँ तक हमारे सोर्स बता रहे हैं कि गुजरात के मसले पर जरूर चर्चा होगी, क्योंकि गांधीनगर जो सीट है बकायदा वो लालकृष्ण आडवाणी उस सीट पे चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन अब वहाँ से अमित शाह अब चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे उस जो एक लोकसभा चुनाव है बकायदा उसके मद्देनजर आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी। हालांकि इससे पहले यहाँ पे लालकृष्ण आडवाणी के आवास पे आने से पहले वो मुरली मनोहर जोशी के आवास पे गए। वहां पर तकरीबन 50 मिनट से ज्यादा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका, और इस पर नजर बनाए रखिएगा। इस पूरी खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल आपको ये भी बता दें कि इस वक्त जो है चर्चा चल रही है, मुलाकात का दौर चल रहा है। और यही दूसरी ओर आपको ये भी बताएं कि बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें 75 नए संकल्प के साथ सबके विकास की बात कही गई और इसे संकल्पित भारत और सशक्त भारत का नाम दिया गया। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। इस मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र नाम दिया गया है और इसका विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। संकल्प पत्र को जारी करते हुए राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के सपने को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने 48 पन्ने के इस संकल्प पत्र को जन के मन की बात बताया। पहले आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके शासन चलाया, अब सामान्य मानवीय की आकांक्षाओं को लेकर के हम क्या कर सकते हैं उसको घोषणा पत्र में लेके आए। गुड गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, अकाउंटेबल गवर्नेंस, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, इन सारी बातों को बल देते हुए शासन व्यवस्था में हमने कई रिफॉर्म्स किए। इस संकल्प पत्र को संकल्पित भारत और सशक्त भारत का नाम दिया गया है। पिछले 5 साल की उपलब्धियों के साथ आने वाले 5 सालों के लिए वायदे किए गए हैं। उसमें 2022 तक सभी 75 संकल्प पूरे करने का वायदा किया गया है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए काम किया जाएगा। राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी संभावनाओं पर विचार होगा। सिटीजन अमेंडमेंट बिल को संसद में पास करवाकर लागू किया जाएगा। किसानों की आय को दोगुना करने पर काम जारी रहेगा। किसान क्रेडिट कार्ड पर 1 लाख तक का लोन 0 ब्याज पर मिलेगा। सभी किसानों को किसान सम्मान योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन और छोटे व्यापारियों को पेंशन मिलेगी। देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए काम किया जाएगा और अगले 5 साल भी
गुड गवर्नेंस पर जोर दिया जाएगा। घोषणा पत्र जारी किए जाने से पहले पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने सरकार की उपलब्धियां सामने रखी। पहले लोग आशा करते थे ये होना चाहिए, ये हो सकता है क्या, ये कर देते हैं तो अच्छा है। अब काफी कुछ अच्छा हुआ है। लोग अधिकार से कहते हैं ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। मैं मानता हूं 2019 का चुनाव अपेक्षा का चुनाव होने वाला है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में नए भारत की ओर कदम बढ़ाने, दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने, देश के हर तबके, क्षेत्र और गरीब को योजनाओं का लाभ पहुंचाने और देश की सुरक्षा को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने चुनाव आयोग से मायावती पर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मायावती ने धार्मिक आधार पर अपील की वो काफी निंदनीय है। मंदिर के मुद्दे पर स्पष्ट कर दूं, भाजपा ही है जिसने अपनी कार्यकारिणी में 1989 में प्रस्ताव पारित किया था, उस पर कायम है। राम मंदिर के सवाल पर खुल के बोलने का, निश्चय व्यक्त करने का काम केवल भाजपा करती है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने जो पहल की है उसमें आगामी केंद्र सरकार में यह वचनबद्धता दी गई है कि हम उस मध्यस्थता के माध्यम से राम मंदिर निर्माण के काम को पूरा करेंगे। उसमें हम मजबूत कदम बढ़ाई है हमारी पार्टी। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया और इस घोषणा पत्र का साधु संतों ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की राम मंदिर बनाएगी, जबकि इकबाल अंसारी ने कहा कि बीजेपी के इरादों का स्वागत है। संविधान के पहले भी बोल चुके हैं प्रधानमंत्री कि कोर्ट के आदेश के बाद पालन किया जाएगा, तो कोर्ट जो आदेश देती है उसके अनुसार सरकार की तो आवश्यकता पड़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार के कम से कम घोषणा पत्र में राम मंदिर अभी भी है और आशा करता हूं कि अब की जब सरकार आएगी तो राम मंदिर जरूर बनाएगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयास है ये स्वागत योग्य है, सराहनीय है और ये 100% हम धर्माचार्यों को विश्वास है कि राम मंदिर बीजेपी ही बनवाएगी और बहुत जल्दी बनेगा। जो भी पहल राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के बारे में सोचा गया है और संवैधानिक पद पे जो है संवैधानिक दायरे में रहकर जो है बात कही गई है कि जो भी इसमें जो है पहल किया जाएगा वो संवैधानिक दायरे में, हम इसका स्वागत भी करते हैं। सरकार के हर पहलू का हम स्वागत करते हैं क्योंकि ये सरकार अमन चैन की है। और पहले फेज के मतदान से पहले सियासी अखाड़े में वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। आज सूबे में हर सियासी पार्टी ने एक दूसरे को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी और सभी अपने अपने पक्ष में माहौल बनाते दिखे। बीजेपी ने संकल्प पत्र के जरिए वादों और इरादों की तस्वीर साफ कर दी, लेकिन इस तस्वीर में वो तस्वीर नहीं दिखी जिसके बहाने विपक्ष ने पलटवार कर दिया। इस बार न आडवाणी दिखे न जोशी दिखे, अगर कुछ दिखा तो मोदी और अमित शाह की जोड़ी। सो अखिलेश यादव ने गाजियाबाद की रैली में इसी बहाने बीजेपी पर हमला बोल दिया। जो संकल्प पत्र पेश करता है भारतीय जनता पार्टी में उसको अगली बार टिकट नहीं मिलती। पिछली बार जिसने घोषणा पत्र जारी किया था उसको टिकट नहीं मिली और इस बार जो घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं उनको भी टिकट अगली बार नहीं मिलेगी। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी के वादों और इरादों के बहाने कहा कि जो पहले के वादों पर खरे नहीं उतरे उनके इन इरादों पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। जनता पार्टी ने अपने 2 संकल्प पत्रों पे काम नहीं किया है तो ये तीसरा संकल्प पत्र पे हम और आप कैसे भरोसा कर लें। मुख्यमंत्री जी कमाल के मुख्यमंत्री हैं। अभी आए गाजियाबाद में और स्मार्ट सिटी के बारे में कुछ बता रहे थे। स्मार्ट सिटी के बारे में कुछ बता रहे थे। हम आपसे जानना चाहते हैं गाजियाबाद कितना स्मार्ट बन गया ये हमें बता दो। अखिलेश यादव गाजियाबाद की रैली के जरिए बीजेपी से सवाल पूछ रहे थे तो सीएम योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर में चौधरी जयंत सिंह के जाटों पर दिए गए बयान को बहाना बनाकर जाटलैंड को साधने में जुटे थे। युवा नेता चौधरी जयंत का एक स्टेटमेंट पढ़ा और उन्होंने कहा कि क्या हमने जाटों का ठेका ले रखा है क्या। मैं देख के ताज्जुब कर रहा था। अपने परिश्रम और अपने पुरुषार्थ का परिचय दिया है। वह किसी ठेकेदार का मोहताज नहीं होता है। वह किसी ठेकेदार का मोहताज नहीं है। ये अपमान है
और इस अपमान को मुझे लगता है जाट समुदाय कतई स्वीकार नहीं करेगा। सीएम योगी के बयान पर जयंत चौधरी ने भी मेरठ की रैली से सफाई दी। उन्होंने कहा कि न कभी दादा परदादा ने अपमान किया, न मैं कभी जुर्रत कर सकता। ये विरोधियों का षड्यंत्र है। आपने देखा होगा कितनी बौखलाहट है इन लोगों में। खुद प्रधानमंत्री जी ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। जो भाषा शैली कभी चौधरी चरण सिंह जी की नहीं रही, कभी चौधरी अजीत सिंह जी की नहीं रही, कभी मेरी नहीं रही। उन्होंने ये कहा कि जाटों का मैंने अपमान किया है। यहाँ कोई है जो सोचता है कि चौधरी अजीत सिंह जी ने कभी आपका अपमान किया है? इस रैली में माया भी मौजूद थीं। वो बखूबी समझ रही हैं कि बीजेपी उनके मुस्लिम वाले बयान के सहारे हिंदुत्व कार्ड को भुनाने की कोशिश करेगी, तो उन्होंने पीएम के शराब वाले बयान को निशाना बनाया। गठबंधन के लोगों पर श्री नरेंद्र मोदी की शराब का ऐसा नशा चढ़ गया है कि अब वे अपने गठबंधन के उम्मीदवारों को रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जिताकर यहाँ पे बीजेपी को हारने के गम के नशे में जरूर पहुंचा देंगे। वैसे बीजेपी चाहती तो यही थी कि कोई ऐसी गलती करे जिसे भुनाया जा सके, और अब तो बीजेपी की मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। दूसरी बात कि अगर उन्हें केवल मुस्लिम वोट चाहिए तो स्वाभाविक रूप से दूसरा वोट भी अपना तय कर लेगा कि हमें कहाँ जाना है। वैसे माया के मुस्लिम वाले बयान पर मुश्किल बढ़ चुकी है, संज्ञान लिया जा चुका है, लेकिन बीजेपी इसे भुनाने और हिंदुओं को साधने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो माना ये जा रहा है कि जो एमएच फैक्टर की बात चल रही है कहीं ना कहीं जरूर इस चुनाव में देखने को मिल ही जाएगी। वहीं आजमगढ़ की बात करते हैं तो आजमगढ़ जिले में रोड शो कर रहे बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के काफिले को एसपी बीएसपी गठबंधन के लोगों ने रोकने का प्रयास किया और निरहुआ वापस जाओ के नारे भी लगाए। पुलिस ने जब भीड़ को खदेड़ने का प्रयास किया तो लोगों ने पथराव शुरू कर दिया और किसी तरह से पुलिस ने निरहुआ के काफिले को सुरक्षित बाहर निकाला। उधर विरोध से बेपरवाह निरहुआ ने विपक्ष पर बरसते हुए कहा कि एक तरफ अकेले पीएम मोदी है तो दूसरी तरफ अपने निजी स्वार्थों के लिए बने गठबंधन के लोग। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि एक तरफ हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरी तरफ गठबंधन के लोग हैं जो निजी स्वार्थों से उनको रोकना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को रोकना चाहते हैं। इसलिए मैं आया हूं कि इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो नरेंद्र मोदी जी को रुकना नहीं चाहिए। अखिलेश यादव जी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, पर वो गलत राह पे हैं। हम सच के साथ हैं और हमेशा जीत सच की होती है। चुनाव में नेता और कार्यकर्ता आमतौर पर हाथ जोड़कर काफी विनम्रता से वोट मांगते हैं, लेकिन हापुड़ जनपद में बीजेपी का एक कार्यकर्ता अपनी कमर में रिवॉल्वर रखकर लोगों से वोट मांग रहा है। ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें कि एसपी ने इस बाबत जांच के जिसमें ये एक वीडियो संज्ञान में लाया गया है, मीडिया कर्मी द्वारा ही मीडिया संज्ञान में लाया गया है, जिसमें कुछ लोग चुनाव प्रचार के दौरान एक आदमी ने उसमें स्मॉल आर पिस्टल या रिवॉल्वर है शायद वो उन्हें लगाया था। इस संबंध में जो भी जिस थाना क्षेत्र में पड़ता है वहाँ के थानाध्यक्ष को निर्देशित कर दिया है कि इस चीज़ की जांच कर लें, क्या उनके पास जो हथियार है वो स्क्रीनिंग कमेटी से छूट के दायरे में है अथवा नहीं। अगर नहीं है तो फिर उनका लाइसेंस जो भी है उसे नियमानुसार चुनाव के दौरान जमा कराया जाए। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट से किसानों को एक बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने किसानों की याचिका को सुनने के बाद खारिज कर दिया। दरअसल किसानों ने जेवर एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की गई जमीन को लेकर सरकार के खिलाफ कोर्ट गए थे और इस याचिका की सुनवाई जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस वाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने की। और इस फैसले के बाद किसानों के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा भी खुला हुआ है। अभी किसान जो है हम लोग तैयार हैं वहाँ पे किसानों को लेकर के, किसानों की लड़ाई लास्ट तक लड़ेंगे हम लोग। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी बाकी है, अभी देखते हैं, अपील करेंगे, स्पेशल अपील करेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही।